नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। नमस्कार, आदाब। आरण्य साहित्य समूह द्वारा कविता काव्य पाठ मंचन में आमंत्रण के लिए मैं डॉक्टर मीनू पांडे नयन का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ श्रीमती सुनीता तिवारी जी संयोजक हैं को भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से यह साहित्य समूह निरंतर उभरते तथा बहुआयामी कवियों द्वारा रचित नए रचनाओं के साथ अपने पथ पर निरंतर अग्रसित है तथा साहित्य ज्ञान के द्वारा अपनी पराकाष्ठा को उज्ज्वलित कर रहा है। इस मंच के द्वारा कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर देश विदेश के 161 रचनाकारों ने लगभग 13 घंटे निरंतर लघु कथा पाठ किया, जो कि सराहनीय है। आज के कार्यक्रम देश में निकला होगा चांद से जुड़कर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज के संदर्भ में राही मासूम रजा की लिखी यह कविता बहुत ही चरितार्थ होती है। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा चांद, अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद। मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। आपके ध्यानाकर्षण का निवेदन है। आज़ादी का जश्न। मैं अपनी रचना की प्रथम प्रस्तुति आज़ादी के जश्न से कर रही हूँ। हमने अभी गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ मनाई है। मैं देश के उन सभी शहीदों को हार्दिक नमन करती हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और इसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मेरी चंद पंक्तियाँ इस पर आधारित हैं। आज़ादी का जश्न। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी का जश्न। आज़ादी का जश्न जो आज हम सब मना रहे हैं, झूम झूम के गीत खुशी के भारतवासी गा रहे हैं। मत भूलो कि आज़ादी हमने बलिदानों से पाई है, कितने दुखों के बाद यह खुशी की बेला आई है। कितने वर्षों तक बने हुए थे हम गुलामों से, अपने ही घर में रहकर हो गए थे पराए से। आज़ादी मिली हमें न जाने कितने संघर्षों से, कितने वीर जवानों के निस्वार्थ बलिदानों से। इस आज़ादी की खातिर कितनी माँ ने लाल गंवाए, कितनी पत्नियों ने अपने मांग के सिंदूर थे मिटाए। कितनी बहनों की राखी की कलाई हो गई थी सूनी, घर के चिराग से घर वालों की हो गई थी दूरी। अपने पूर्वजों ने छाती पर गोली खाई थी, काला पानी की सज़ा कितनों ने पाई थी। बहुत संघर्ष के बाद हमें मिली आज़ादी है, इसकी रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी है। मुझे गर्व है कि जब देशवासी जश्न मनाते हैं, आज़ादी के अवसर पर वह नाचते गाते हैं, तब सीमा पर कुछ जवान पहरे लगाते हैं, हमें सुरक्षा का अटूट कवच वह पहनाते हैं। जाते हैं जब देश के योद्धा युद्ध के मैदान पर, तन मन न्यौछावर कर देते हैं देश की आन पर। विजयी होकर जब आते गौरव का पताका लहराते हैं, युद्ध भूमि में देकर जान वह तिरंगे की शान बढ़ाते हैं। उन योद्धा के कारण ही तो हम जश्न मनाते हैं, हम तो चैन से सोते हैं, वह जाग कर हमें बचाते हैं। नमन मैं करती हूँ सेना को, देश की जो शान है।
नमन मैं करती हूँ सेना को, देश की जो शान है, जिनके कारण आज हमारा जीवन इतना आसान है, जिनके कारण आज हमारा जीवन इतना आसान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रीता जी, तुफैल जी, सुरेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित सुरेंद्र जी, रीता पॉल जी एंड तुफैल जी। हमने अभी हाल में ही नया साल मनाया है। प्रभात की प्रथम किरणों से हम नए साल का स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास से करते हैं। नया साल हम सब के लिए मंगलमय हो, हम यही कामना करते हैं। मेरी दूसरी रचना नए साल पर आधारित है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है नया साल। बीती बातों को भुला के हम करे स्वागत नए साल का हम करे स्वागत नए साल का हम। काली रात कटने वाली है, नया सूरज उगने वाला है। छोड़ निराशा को पीछे हम आशा का दामन थामे हम। भूल के बीते सारे गम नए द्वार में प्रवेश करें हम। ढेर सारी खुशियों से, उल्लास और आनंद से, एक नई उमंग से करे स्वागत नए साल का। पर नया साल केवल हर्ष का नहीं प्रतीक। घर घर हमें जलाने होंगे दीप, हर चेहरे पर लानी होगी मुस्कान, सबको देना होगा सम्मान। जैसे सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए पत्ते उग आते हैं। मन के मैल को वैसे ही धोना होगा, प्रेम के बीज को फिर से बोना होगा। भाईचारगी का संकल्प हमें करना होगा, एक दूसरे का दुख हमें बांटना होगा। सभी के मुख पर मुस्कान लाने का नए वर्ष में प्रयास हमें करना होगा। पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, सूखी धरती पर पुनः हरियाली लानी होगी। वृक्ष न काटने का प्रण हमें करना होगा, नए वर्ष में वृक्षारोपण अभियान चलाना होगा। भूखमरी को हमें विश्व से मिटाना होगा, वृद्धों के जीवन को चरितार्थ बनाना होगा। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाना होगा, नए वर्ष का संकल्प तभी तो पूरा होगा। छोड़ निराशा को पीछे हम आशा का दामन थामे हम। भूल के बीते सारे गम नए द्वार में प्रवेश करें हम। धन्यवाद किरण जी, रामास्वामी जी, डॉक्टर मीनू मिश्रा जी, विभा तिवारी जी, रूबीना भाभी, योगिता जी, आशीष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो मुझे देख रहे हैं, सभी को अपने हृदय तल से धन्यवाद। मैं उनका आभार प्रकट कर रही हूँ। नई उमंग नई तरंग के साथ हम नए साल में प्रवेश तो करते हैं, लेकिन यह उत्साह और उमंग व्यक्ति के अपने जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। जब तक व्यक्ति आदर्शवादी नहीं होता, उसे जीवन के मार्ग में सहजता नहीं आती है। सफलता के लिए आदर्श का होना बहुत ही आवश्यक है। मेरी अगली रचना का शीर्षक है आदर्श। जीवन में आदर्श का होना बहुत ही महान है। आदर्शहीन व्यक्ति को कब मिलता कोई सम्मान है। बिना आदर्श व्यक्ति तो विवेकहीन ही रहता है, जिसे सच और झूठ में कोई अंतर नहीं दिखता है। जिसके जीवन के पन्नों पर आदर्श रचित होता है, उसका रास्ता कठिन किंतु गंतव्य निश्चित होता है। जिसके जीवन में आदर्श
अनुपस्थित होता है, उसका जीवन वास्तविक सुख से वंचित होता है। मनुष्य का आदर्श तो सत्य का रास्ता होता है और सत्य का तो जीत से हमेशा वास्ता होता है। भले ही मार्ग दुर्गम, परिस्थिति विपरीत होती है, आदर्श पर चलने वालों की अंत में जीत होती है। आदर्श ही तो हमारे जीवन की परम और मूल धारा है। आदर्श ना हो जीवन में तो समझो जीवन सारा खारा है। जीवन की दौड़ में सफल केवल वही व्यक्ति होता है जो अपने आदर्शों पर चलने का कुछ साहस रखता है। जीवन का आदर्श मैंने अपने माता पिता में पाया, जिन्होंने मेरी हर खुशी को बिन सोचे ही अपनाया। अपनी खुशी से पहले उन्होंने खुशी को मेरी सजाया। व्यस्त रहकर भी उन्होंने बस प्यार ही प्यार बरसाया। जब से होश संभाला, आदर्श ही मेरे मार्गदर्शक हैं, जो हमेशा यूं राह दिखाते हैं जैसे वे मेरे अध्यापक हैं। आदर्श तो दुख और सुख में हमारे साथ चलते हैं। भीड़ हो या एकांत, वे सदैव ही साथ में रहते हैं। जीवन में मुश्किलों का आना तो बहुत ही आम है, परंतु अपने आदर्शों पर चलते रहना ही मेरा काम है। जो सीखा बचपन में उसका आज भी पालन करती हूँ। सच्चाई के मार्ग पर मैं तो आज भी सर्वथा चलती हूँ। सरल मार्ग देखकर जो आदर्श से हट जाता है, वह सदा के लिए झूठ की दुनिया में फंस जाता है। झूठ के पाँव नहीं होते हैं, इसलिए वह लड़खड़ाता है। बिना आदर्शवादी व्यक्ति बिन धरातल के रह जाता है। आदर्श हमारा कहता है हम छोटे पर प्यार छलकाएं, बड़ों का सम्मान हो करना तो हम नतमस्तक हो जाएं। जीवन के आदर्श पर जब प्रभु वनवास जा सकते हैं, तो हम जैसे क्यों नहीं इतना सा कार्य कर सकते हैं। करती हूँ प्रार्थना मैं कि सत्य के रास्ते पर चलूँ। जीवन में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करूँ, चाहे घड़ी हो कितनी कठिन, सत्य का दामन ना छोड़ूँ, आदर्श पथ से ना हटूँ, कभी मैं विचलित ना हो जाऊँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा जी, शैला जी, अमरेंद्र जी, तुफैल जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। स्वच्छ और शांत वातावरण व्यक्ति को हमेशा आनंद का आभास देता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आवेग, जागृति तथा आशा का संचार होता है और इस आशा को प्रबल बनाने में नारी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे वह माँ, पत्नी, बहन या कोई और हो, यह कहावत कि हर सफल व्यक्ति के पीछे नारी का हाथ होता है पूर्णतः सत्य है। नारी के बिना हम संसार की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी अगली कविता का शीर्षक है नारी। धन्यवाद अमरेंद्र जी, जमालुद्दीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सबके दिलों पर करती है राज, जिसके बल से ऊंचा है यह समाज, जो बनाती है सबका भूत, भविष्य और आज, वह नारी ही है जिस पर हम सबको है नाज। त्याग, दया, ममता और समर्पण, दूसरों के लिए करती जीवन अर्पण, सेवा में न्यौछावर कर देती तन मन,
परिवार के लिए भूल जाती अपना जीवन। हारती नहीं वह कभी नहीं थकती, बाधाओं से कभी नहीं घबराती। हारती नहीं वह कभी नहीं थकती, बाधाओं से वह कभी नहीं घबराती। संघर्ष वह करती है सदा डटकर, देखती नहीं कभी पीछे मुड़कर। लक्ष्मी के रूप में वह धन बरसाती, सरस्वती बनकर ज्ञान है दर्शाती। बनकर काली नरसंहार है करती, चंडी बन माँ वह दुर्गा कहलाती। घर और दफ्तर दोनों संभालती, तभी तो वह नारी कहलाती। सींच कर प्यार से अपने घर चलाती, कभी किसी कार्य से नहीं सकुचाती। माँ बहन बेटी और पत्नी बनकर रखती है हर रिश्तों का मान। आँच नहीं आने देती कभी वह घर पर, ज़रूरत पड़े तो उठा लेती तीर कमान। नारी होने पर है मुझको बड़ा अभिमान, करती हूँ सारी नारियों का सम्मान। मूर्ख हैं वह जो करते नारी का अपमान, ऐसे लोगों की होती नहीं कोई पहचान। घर घर कोने कोने से नारी को पढ़ाओ, पढ़ा लिखा कर शिक्षित उन्हें बनाओ। भ्रूण हत्या से अब इन्हें बचाओ, दहेज की बलि कभी न इनको चढ़ाओ। पूर्ण विकास तभी होगा यह सिम्मी का है कहना। नारी की जब होगी रक्षा और उसका मस्तक ऊंचा, मानवता का होगा तभी तो सच्चा गुणगान। जब मिलेगा नारी को बराबरी का सम्मान। धन्यवाद आप सभी का। शैला जी, गुलनाज जी, डॉक्टर दिनेश जी, आप सभी का बहुत, निशा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। अब मैं आपको एक हास्य कविता सुनाती हूँ, अब जिसका शीर्षक है, काफ़ी सारी गंभीर कविताएं हो गई, तो आइए माहौल को थोड़ा बदलते हैं। आइए मिलवाती हूँ ऐसे अतिथि से जो रात में घर की दीवार फांदकर सामानों पर हाथ साफ करने घर में आता है। कभी तो लोगों को पता भी नहीं चलता और कभी नींद टूट जाती तो बड़े ज़ोर शोर से अतिथि की खोज होती है, लेकिन वह तो 9-2-11 हो जाता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चकमेबाज चोर। मोहल्ले में उन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा था। कमबख्तों ने सबका जीना हराम कर रखा था। रोज ही किसी के घर में सेंध मार जाते थे, कीमती सामान उठाकर फरार हो जाते थे। हमें उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा था, सुकून को हमारे भंग कर रखा था। रात को जाग जाग कर सोना पड़ता था, दिन को जागते जागते ऊँघना पड़ता था। कैसी विडंबना थी हम मेहनत से कमाए और चोर महाराज उन्हें चुरा कर मौज उड़ाए। आए दिन जब सामान गायब होने की खबर आने लगी तो चौकीदार रखने की सलाह किसी ने दे डाली। चौकीदार ने कुछ दिन तो घूम घूम कर जागते रहो का नारा लगाया। डंडा मार मार कर सबको नींद से जगाया। अपनी जोरदार आवाज़ से चोरों को डराया। फिर थोड़े दिन बाद चौकीदार निकम्मा हो गया। चोर था पर बहुत बड़ा शातिर, सामान उड़ाने में था माहिर। अभी तो इतना सामान लेकर भागा था मगर और सामान पर उसका दिल अटका था। एक रात फिर से मेरे घर में घुस आया, परंतु मेरे कानों के राडार से बच नहीं पाया। घर में कूदते ही उसके
हमने शोर मचाया। चोर दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर भागा। हमने सारी कॉलोनी वालों को शोर मचाकर जगाया। बिस्तर लगाकर रात भर वह नींद से सोने लगा। सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। डंडा मार मार कर सबको नींद से जगाया। अपनी जोरदार आवाज़ से चोरों को डराया। फिर थोड़े दिन बाद चौकीदार निकम्मा हो गया। बिस्तर लगाकर रात भर वह नींद से सोने लगा। चौकीदार की जब गश्त कॉलोनी में कम हो गई, चोरों की किस्मत एक बार फिर से खुल गई। फिर एक दिन चोर मेरे घर पर भी आ गया। आंगन और बरामदे से सामान उठाकर ले गया। हम तो चौकीदार के भरोसे सो रहे थे, पर चौकीदार महाराज भी उस वक्त खर्राटे ले रहे थे। मैं क्या करती, चोर और चौकीदार दोनों को मन ही मन दी बहुत सी गाली और अपने दुखते मन को बड़े मुश्किल से संभाला। फिर मैंने फैसला किया, अब मैं रात को जागकर ही सोऊंगी। चोर को अगली बार रंगे हाथ पकड़ूंगी, हवालात में उन्हें भिजवाऊंगी, पुलिस के डंडे उन्हें खिलवाऊंगी। चोर था पर बहुत बड़ा शातिर, सामान उड़ाने में था माहिर। अभी तो इतना सामान लेकर भागा था, मगर और सामान पर उसका दिल अटका था। एक रात फिर से मेरे घर में घुस आया, परंतु मेरे कानों के राडार से बच नहीं पाया। घर में कूदते ही उसके हमने शोर मचाया। चोर दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर भागा। हमने सारी कॉलोनी वालों को शोर मचाकर जगाया। चोर की तलाश में सभी लोगों को लगाया। तभी एक मोड़ पर मुझे एक आदमी मिला। उसने मिलते ही मुझसे गंभीरता से कहा, आप भी क्या चोर को ढूंढ रहे हैं? कॉलोनी की गली गली घूम रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो वह आदमी मुस्कुराया। फिर आदेश के अंदाज में मुझसे वह बोला, तो आप उस तरफ देखिए और मैं इस तरफ देखता हूँ। देखते हैं किसके हाथ आज चोर आता है। आप उसे पकड़ते हैं या मैं उसे पकड़ता हूँ। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ी, वह दौड़ के भाग खड़ा हुआ। तब मेरी ट्यूबलाइट जली और मेरी समझ में आया, चोर तो वही आदमी था जो मुझे उल्लू बनाकर था भागा। मैंने फिर सोचा, इस बार चोर को घर में ही पकड़ूंगी, उसे बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। अब मैं दरवाजे में रोज़ ताला लगा देती थी, घर को चोर पकड़ने का पिंजरा बना देती थी। कुछ दिनों के बाद फिर से चोर घुस आया। मेरे कानों की रडार से वह बच नहीं पाया। मैं ज़ोर से चोर चोर चिल्लाई। भाई बहनों की खींच डाली रजाई। घर में चारों ओर चोर को ढूंढ डाला, पर हम में से कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। फिर हमने सोचा, हर कोने में ढूंढ लिया जाए, छत पर ऊपर चढ़कर भी देख लिया जाए। यह सोचकर छत के दरवाजे का ताला खोला। चोर के छिपने की हर जगह को टटोला। मेरे पीछे से कंबल ओढ़े मेरे भाई बहन आए। कुछ मेरे दाएं गए और कुछ गए बाएं। तभी मैंने देखा कोई मुंडेर पर चढ़ रहा है, चोर की तलाश में जान पर खेल रहा है। मैंने कहा, भाई तू मुंडेर पर क्यों चढ़ रहा है? इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले रहा है? तभी धम से कूदने की आवाज़ आई। हमने देखा, फिर भागती एक परछाई। तब जाकर मेरी ट्यूबलाइट जल पाई, जिसे मैं समझ रही थी अपना भाई। वह कंबलधारी तो चोर था, हमें फिर से धोखा दे गया। वह हरामखोर था। इस बार भी हाथ से वह निकल गया और साथ में ओमान से भेजा गया कंबल भी ले गया। इस बार भी वह हाथ से निकल गया और साथ में ओमान से भेजा गया कंबल भी ले गया। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, विभा जी, रूबीना भाभी, शैला जी, नीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे देख रहे हैं। ज्योति खरे जी, शैला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो चोर तो हरामखोर था जी, कंबल भी ले गया और बहुत परेशान भी किया उसने।
नारी और रिश्ता ये शब्द नहीं बल्कि अटूट बंधन है। रिश्तों की बागडोर तो मुख्यतः नारी के ही हाथ में होती है। रिश्तों से ही समाज में प्रागढ़ता आती है। रिश्ते समाज की धूड़ी हैं। वस्तुतः यह अनुपम भेंट तो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है। हम तो सिर्फ उसे मूर्त रूप देने का काम करते हैं। मेरी अगली रचना रिश्तों पर आधारित है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है रिश्ता। रिश्तों की डोर कितनी भावुक होती है, कितनी कोमल, कितनी नाजुक होती है। क्षणिक सी खुशियों से पागल होती है, जरा सी उलझन से यह घायल होती है। माँ से बच्चों का रिश्ता, पिता से पुत्री का रिश्ता, बेटी से बाबुल का रिश्ता, सखियों से मित्रता का रिश्ता कितना सुहाना होता है। भौरों से बागों का रिश्ता, समुंदर से लहरों का रिश्ता, लता से वनों का रिश्ता, मधुमक्खियों से शहद का रिश्ता कितना सुहाना होता है। शिक्षक से विद्यार्थी का रिश्ता, साहित्य से लेखक का रिश्ता, डायरी से यादों का रिश्ता, किताब से पाठन का रिश्ता कितना सुहाना होता है। नयन से सुकून का रिश्ता, बादल से पानी का रिश्ता, रात का चंद्रमा से रिश्ता, सूर्य का किरणों से रिश्ता कितना सुहाना होता है। रिश्ते ही सिखाते हैं मधुरता का पाठ, रिश्ते ही सिखाते हैं मधुरता का पाठ, जो संबंधों में आने नहीं देते हैं गांठ। रिश्तों की नैया में बहती है प्रेम की धारा, रिश्तों की नैया में बहती है प्रेम की धारा। रिश्तों में ही तो समाया है जीवन सारा, रिश्तों में ही तो समाया है जीवन सारा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मीनू जी, रूबीना भाभी, प्रीति आजमानी जी, आप सभी, ज्योति खरे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शैला जी, किरण जी, डॉक्टर मीनू जी। रिश्तों की याद हमें हमेशा आती है। यादों के बिना रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता। यादें जो बिछड़ जाने पर भी साथ रह जाती हैं, यादें जीवन का धरोहर होती हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है यादें। भूली बिसरी मधुर रोचक और सुहानी यादें, दिल के घरौंदों में सुंदर सा महल बनाती यादें। तन्हाइयों में दिल के बिल्कुल पास आती यादें, मन ही मन गुदगुदाती और मुस्कुराती यादें। गुड्डे गुड़ियों की शादी धूम से कराना, पैसे मिलते ही चॉकलेट खरीद कर लाना, शाम होते ही खेल कूद में मगन हो जाना, रात को बिना फिक्र आराम से सो जाना। वह सुबह की तैयारी और स्कूल को जाना, मिल बांट कर सखियों के संग टिफ़िन खाना, फिर क्लासरूम से बहाने से निकल जाना और सहेलियों के संग मटर गश्ती करना। घर में छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, घर में छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, पल में हंसना, पल में घुल मिल जाना। होमवर्क के डर से स्कूल न जाने का बहाना, मम्मी का डांटना और डैडी का बचाना। भरी दोपहरी में आम के बाग में जाना, भरी दोपहरी में आम के बागों में जाना, हरे पेड़ों को निहारना और खुश हो जाना। पेड़ों से कुछ आम तोड़कर घर लाना, नमक मिर्ची लगा चटखारे लेकर खाना, फिर नमक मिर्ची लगा चटखारे लेकर खाना, फिर सहेलियों के संग गपशप करना, बात बात पर झगड़ना और मचलना, चुपके चुपके घर से आम का अचार लाना, फिर सबके संग मिल बांट कर खाना। बहन भाइयों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और फिर दिल में बड़े ज़ोर से तूफानों का उठना और ज़िद पर आकर सबसे हार मनवाना, फिर गुस्सा छोड़ पुनः बातें कर लेना। गर्मी की छुट्टी और नानी के यहाँ जाना, फिर वहाँ हम बच्चों के संग बागों में घूमना,
पत्थर से आम और लीची पर निशाने लगाना, गिरते ही लपक कर उठाना और खुश हो जाना। पत्थर की आहट सुनकर नाना का बाग में आना, फिर सभी बच्चों को उनका फटकार लगाना पर उनकी डांटों को अनसुना कर देना। अगले दिन फिर से वही बातें दोहराना, अगले दिन फिर से वही बातें दोहराना। वो बचपन के दिन न जाने कहाँ खो गए, वो बचपन के दिन न जाने कहाँ खो गए। समय के साथ मुझे बड़े होने का एहसास हुआ, ना समझ दिल को जिम्मेदारी का आभास हुआ। सर पर पढ़ाई का बोझ फिर ज़्यादा पड़ने लगा, बिन मिले सखियों से मन थका थका रहने लगा। फिर घर के कामों में माँ का हाथ बटाने लगी, स्कूल से विदा होकर अब कॉलेज जाने लगी। स्कूल की सहेलियाँ पर भुलाए नहीं भूली जाती, कॉलेज की सखियों में बचपन की सहेलियाँ ढूंढती। शादी के बाद एक नए माहौल में आ गई, गृहस्थी का बोझ और बच्चे को संभालने लगी। मासूम बचपन न जाने कहाँ खो गया, जिम्मेदारियों का बोझ अब तो बढ़ता ही गया। इन सब में न जाने कहाँ बचपन मेरा छूट गया, कुछ पाने की ख्वाहिश में घर आंगन छूट गया। अपने शहर के चौराहे और गलियां सारी छूट गईं, भाई बहन रिश्ते नाते और सखियां सारी छूट गईं। वक्त का चक्र ऐसा चला, वक्त का चक्र ऐसा चला, अपने सारे हो गए दूर। याद करने को उनको दिल हो जाता है मजबूर। कुछ उनकी यादें अब जीवन को महकाती हैं, कुछ उनकी यादें अब जीवन को महकाती हैं। कुछ पुरानी यादें ही जीने का सहारा बनती हैं, कुछ पुरानी यादें ही जीने का सहारा बनती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सुनंदा जी, ज्योति जी, रूबीना भाभी, विभा जी, सोनी जी, सोनी शर्मा जी, अमरेंद्र कुमार जी, गुलनाज जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके कमेंट को मैं देख नहीं पाई उनका भी बहुत बहुत आभार। शैला जी आपका बहुत आभार, किरण जी आपका बहुत आभार। यादें हृदय में अपनत्व की भावना जागृत करती है, और यदि इसी क्रम में किसी अतिथि का आगमन होता है तो यादों का एक अपार समुंदर आंखों में उतर आता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अतिथि। मोनिका जी धन्यवाद, अर्शिया जी धन्यवाद आपका, ज्योति जी, गुलनाज जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अतिथि। आज हिचकी का बार बार आना संदेश दे रहा है, घर की मुंडेर पर कागा आज सुबह से बोल रहा है। वातावरण में एक अजीब कोलाहल पैदा कर रहा है, लगता है किसी मेहमान के आने का संकेत दे रहा है। लगता है किसी मेहमान के आने का संकेत दे रहा है। अतिथि जब कोई हमारे घर में पधारते हैं, हमारे भाग्य तो मानो धन्य हो जाते हैं। रोम रोम हमारे पुलकित से हो जाते हैं, मन में अतिथि एक नया उत्साह जगाते हैं। अतिथि के आने से महक उठता है हमारा संसार, घर के वातावरण में आ जाता है आशा का संचार। फूलों और गुलदस्तों से करते हैं हम उनका अलंकार, दिल की उमड़ती भावनाओं से करते हैं उनका सत्कार। अतिथि के आने से घर लगता है कुछ खुशनुमा सा, मानो जन्मांतर से उनसे हो एक गहरा रिश्ता। अतिथि के आगमन से घर में आ जाती है बहार, घर की खूबसूरती में लग जाता जैसे चांद चार। अतिथि के आने से शमा की रोशनी चढ़ती है परवान, इसी बहाने घर में बनते हैं तरह तरह के पकवान। कोई व्यस्त हो जाता है घर की साज सज्जा संवारने में, कोई खाना बनाने में, कोई बाजार से सामान लाने में। बहुत दिनों से भाग तो जैसे रूठ गया था, अतिथि से नाता तो बिल्कुल ही टूट गया था।
बहुत दिनों बाद हिचकी आई तो लगा ऐसा जैसे घर के बैठक में इंद्रधनुष हो उग आया। आने से उनके दिल की गहराई से बात हुई, कुछ उनकी सुनी, कुछ मैंने अपनी कही। आए तो थे घर में वह एक अतिथि बनकर, पर विदा हुए वह एक परम मित्र बनकर। आए तो थे वह एक अतिथि बनकर, पर विदा हुए वह एक परम मित्र बनकर। धन्यवाद डेजी भाभी, रीता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, रुबीना भाभी, किरण जी, ज्योति जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सरबत अली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अगली कविता से पहले एक प्रश्न पूछती हूँ, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। यदि आपके घर में कोई अतिथि बिन बताए आ जाए तो कौन सी चीज़ काम आती है? रसोई की शान में वैसे तो अनेक फल, साग, सब्जियों का योगदान होता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में जो वस्तु काम आती है उसका नाम है आलू। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आलू। आशा है मेरी रचना आप सबको पसंद आएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, डॉक्टर दिनेश जी, शैला जी, विभा जी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है आलू। आलू वह अतरंग साथी है जो घर की लाज बचाता है। जब घर में कुछ ना हो तो आलू ही पकाया जाता है। बिन बुलाए मेहमान यदि घर में कोई आ जाता है तो ऐसे मुश्किल समय में बस आलू ही काम आता है। सालन अगर कभी जो थोड़ा खाने में कम पड़ जाता है तो सखी फिर आलू ही तो सालन में मिलाया जाता है। भूख लगे और खाने को जब कुछ भी नहीं होता है फिर भी तो आलू ही भून के यारो भूख मिटाया जाता है। फिर तो आलू ही भून के यारो भूख मिटाया जाता है। बारात के प्रारंभिक दौर में जब भोजन परोसा जाता है तब मटन ज़्यादा और आलू कम ही दिखाई पड़ता है, मगर 2-3 दौर के बाद कुछ ऐसा दृश्य हो जाता है सारे प्यालों में तो फिर आलू ही आलू नज़र आता है। बाहर के दिन में जब चारों ओर हाहाकार मच जाता है तो सब्जी के नाम पर सिर्फ आलू ही सहारा बनता है। पड़ जाए सुखाड़ अगर तो आलू ही निष्ठा निभाता है और अकाल के समय में भी बस आलू ही खोजा जाता है। हर सब्जी का अपना होता है सुंदर सा आकार, आलू तो लेकिन बस गोल सा होता मानो निराकार। आलू तो है बेचारा सभी के साथ हो जाता सामंजस्य वाला, जिस सब्जी में यह मिलता उसके जैसे ही ढल जाता। बैगन का तो आलू से बहुत ही मधुर सा है रिश्ता, समोसे का तो दिल मानो आलू में ही बसता। आलू से ही तो बनता है मज़ेदार गरम पकौड़ा, तहरी का तो आलू से है 7 जन्मों का रिश्ता। पूरी कचौड़ी बिना आलू के लगता है बिल्कुल फीका, लिट्टी तो भरते के संग ही बनता है कुछ अनूठा। जिस सब्जी के संग मिले उसका स्वाद चढ़े परवान, आलू टिक्की खाने का होता है सबको बहुत अरमान। फिर भी आलू को सबकी कड़वी बात सुननी पड़ती है, 2 दिन से ज़्यादा बनी तो फिर खैरियत नहीं रहती है। आलू तो देता है जनमानस को ढेर सारा स्नेह एवं प्यार, मगर उसे निरंतर ही सहना पड़ता है मनुष्य का तिरस्कार। एक दिन जब आलू खाने से बच्चों ने कर दिया इनकार तो मैंने उनको बताई आलू की विशेषताएं कई हजार। कभी भूल से भी न करना बच्चों तुम आलू पे तकरार, पाप लगेगा तुम्हें यदि आलू का तुम करोगे तिरस्कार। बिना आलू के सब्जी की नहीं होती कोई पहचान, घी के पराठे भी तो आलू बिन रह जाते हैं बेजान। मटर पकाओ, गोभी पकाओ या कि तुम भिंडी, आलू बिना तो मज़े की बनती नहीं है कोई सब्जी। जिनके दांत नहीं होते वह भी इसका लुत्फ़ उठाते हैं, नरम मुलायम भरते से वह अपना काम चलाते हैं।
जो विदेशी व्यंजन से कुछ ज़्यादा इश्क फरमाते हैं। फ्रेंच फ्राई खाकर वह भी आलू के गुण गाते हैं। आलू को देख के तुम नाक भौं मत सिकोड़ो मेरे यार। आलू के बिना तो चलता नहीं रसोई का कारोबार। आलू ने तो किया है सबका इतना सारा उपकार। आलू तो मानो सचमुच में है ईश्वर का अवतार। जैसे ट्रक पर लिखा रहता ऊपर वाला एक तेरा सहारा। अपनी रसोई में तुम लिख डालो आलू तू ही मेरा सहारा। आलू के बिना खाने की कल्पना कौन कर पाएगा। आलू की जो निंदा कर कर उसका रसोई भ्रष्ट हो जाएगा। चलो आलू की जय बोलो तुम सब मिलकर मेरे संग। मैं सच बोल रही हूँ मत समझो इसे तुम व्यंग। नहीं बोले तो सोच लो फिर अभिशाप लग जाएगा। मेहमान घर पर होंगे और आलू गायब हो जाएगा। जय हो आलू की जय, आलू की जय, आलू की। मेहमानों के स्वागत करो जय बोलो बोल के तुम तो आलू की। रसोई में पैर जो डालो जय बोलो तुम आलू की। चूल्हा चौका जब करो तो जय बोलो तुम आलू की। बिना मन भी धारण कर लो पकवान जो भी आलू का। हे प्रभु मुझको शक्ति दे दो जपने का नाम आलू का। जपने को नाम आलू का। जय आलू की जय, आलू की जय, आलू की जय, आलू की। जय हो आलू की जय, आलू की जय, आलू की। आप सब भी संग में बोलो जय आलू की जय, आलू की। जो जोर से बोलो जय आलू की जय, आलू की जय, आलू की। सुबह को बोलो जय आलू की, शाम को बोलो जय आलू की। दिन में बोलो जय आलू की, रात को बोलो जय आलू की। आप सब भी संग में बोलो जय आलू की जय, आलू की। जोर से बोलो जय आलू की जय, आलू की जय, आलू की। जय हो आलू की जय, आलू की जय, आलू की। मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर मीनू पांडे जी का कि आपने अपने पटल पर मुझे आमंत्रित किया और इतना सम्मान दिया। सुनंदा तिवारी जी का भी बहुत धन्यवाद। और सभी मित्र, मैं सभी श्रोताओं का भी अभिनंदन करती हूँ। आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और इतने अच्छे कमेंट से मुझे नवाजा। मैं शैला जी, किरण जी, दीपांजलि जी, मीनू जी, सुनंदा जी, ज्योति जी, रूबीना जी, विभा जी, अमरेंद्र कुमार जी, गुलनाज जी, डॉक्टर रीता जी, डॉक्टर दिनेश जी, सभी का आभार। और सरबत अली जी, सभी का आभार विभा जी, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जिन लोगों का नाम नहीं ले पाई उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ क्योंकि मोबाइल में सारे नाम नहीं दिख रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आशा करती हूँ मेरी कविता आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।